हेलो गाइस, मिस्टर एंड मिसेस गौतम्स ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको दोबारा लेके आ चुके हैं अपने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की ओर और जहां पर हमारे जो सेमिनार है उसका दूसरा दिन यानी पार्ट 2 वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए, ये बाहर का व्यू हम लोगों ने पहले ही आपको विज़िट करा दिया था। ये है हमारा फाइनली हम जा रहे हैं अपने सेंटर की ओर। तो यहाँ पर ये है हमारा, देखिए बाहर का व्यू बहुत ही सुंदर है। ये पूरा का पूरा आपको एक बौद्ध कल्चर जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो इसकी कलाकृति है, जो भी इसका स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सुंदर था। तो यहाँ पर हम अपना जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे आ चुके हैं डॉक्टर अंबेडकर जी के सामने। ये देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर पर जो सेमिनार चल रहा था उसकी ही डेकोरेशन यहाँ पर हो रखी थी। बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे। तो आप सभी को पता है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की जो स्थापना है 2017 में की गई थी और 7 दिसंबर को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटोज़ और पिक्चर्स बहुत सारे क्लिक कराए। बहुत अच्छा व्यू था यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कराने, बिल्कुल लास्ट जो बिहाइंड आप देखते तो हमें पार्लियामेंट का एक बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलता है। तो उसके साथ ही ये देखिए, यहाँ पर जो है ये 2 सेंटर्स का आपको मॉडल देखने को मिल जाएगा। ये डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल मेमोरियल है जो कि मेनली विधानसभा रोड पर है। तो आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर इसका बनाया गया था और पूरा का पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसकी एक झलक आपको देखने को मिलेगी। ये हमारा डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल जो सेंटर है उसका एक मॉडल था, बहुत ही प्यारा था। इसके साथ ही यहाँ पे एक विलिंगनेस प्रोग्राम चल रहा था एंटी करप्शन के ऊपर, जहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर पर हो रहा था। तो इसी के यहाँ पे प्रिपरेशन हो रखी थी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो मतलब यहाँ पे जो सेमिनार हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस के द्वारा जो भी प्रोग्राम है वो चलते रहते हैं। मेनली इस सेंटर की स्थापना ही इसीलिए की गई थी ताकि रिसर्च के क्षेत्र में, फील्ड वर्क के क्षेत्र में और स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने व्यूज़ को डेवलप कर सकें, इसीलिए। तो मेनली ये देखिए, हम लोग मेनली अपना जो फ्लोर है उसकी तरफ जाने के लिए तैयार है, बिकॉज जो हमारा प्रोग्राम होना है वो हमारा सेकंड फ्लोर पे होना है। तो उसके लिए आप लिफ्ट ले सकते हैं। यहाँ पर जो मेनली पहले हमें बताया मैंने, यहाँ पर 2 लिफ्ट आपको मिल जाएंगी और एक तरफ और दूसरी तरफ, और एक तरफ लिफ्ट में आपको 3 लिफ्ट देखने को मिल जाएंगी। तो ये देखिए बाहर से व्यू उसका, मतलब जो इसका आर्किटेक्चर है वो बहुत ही सुंदर है। आप देखेंगे यहाँ पे छोटा है लेकिन बहुत प्यारा है। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपने वेन्यू की ओर। मेनली जो हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट हैं जिनका स्वागत किया गया। मेनली इस डे में भी 4 जो हमारे टेक्निकल सेशन थे वो साथ साथ चल रहे थे, तो हम लोग ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करी है। 2 टेक्निकल सेशन ओवर होने के बाद हमारा टाइम हो जाता है लंच का। तो यहाँ पर हम लंच की तरफ पहुँच चुके हैं। हमारा ये देखिए ऊपर से व्यू, क्योंकि तीनों फ्लोर पर ही लंच चल रहा था, तो हम लोग सेकंड फ्लोर पे थे। तो हम लोग अपना लंच हमें यहाँ पे एंजॉय करना था। तो जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट डे देखा, फर्स्ट डे की तरह ही सेकंड डे भी खाना जो था बहुत ही अच्छा था, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ। तो आइए गाइस, पहले हम लंच एंजॉय करते हैं, फिर बाकी की बातें आपसे बाद में करेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा पिक्चर खिलाने का भी मौका मिल जाना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर था। ये देखिए हमारी जो प्लेट्स है वो लग चुकी हैं। खाने में बहुत सारी चीज़ें थी। सबसे पहले सैलेड था, मिक्स रायता था, वेज बिरयानी थी, दाल मखनी थी, सीख कबाब थे, मंचूरियन था, हमारी नान थी, और सबसे मीठे में भी यहाँ पे 3 चीज़ थी हमारे। गुलाब जामुन था और मूंग दाल का हलवा था और वाइट रसगुल्ले थे। तो पहले हम रसगुल्ले सब कुछ इन्जॉय कर लिए हैं हम लोगों ने व्यू। अब हम आ चुके हैं अपने टेक्निकल सेशन, लास्ट टेक्निकल सेशन, जिसमें था मेरा पेपर प्रेजेंटेशन। तो हमारे जो चीफ गेस्ट हैं एसपीएम कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर, वो भी सर आ चुके हैं। उनका स्वागत जो हमारे अध्यक्ष हैं डीआईसी के, उन्होंने स्वागत करा। ये हमारी एक ग्रुप फ़ोटो क्लिक हुई जिसमें हम लोगों ने जो 4 पेपर प्रेजेंटर थे वो अपने जो जगह पर वो बैठ चुके हैं। ये लास्ट मेनली यहाँ पर आप मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसे इन्जॉय करिए और मुझे सजेशन भी दीजिए। तो मिलते हैं हम आपको मेरे टेक्निकल सेशन को ओवर होने के बाद। Good afternoon everyone. My name is Renu, research scholar in Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow. My topic of presentation is the welfare policies for scheduled caste in new liberal era, special focus on Indian higher education. अपनी presentation बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के कोट के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी। The process of any society depend on the progress of education in that society. तो एजुकेशन एज अ की है जो किसी भी ह्यूमन बीइंग या फिर किसी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। इसी के बारे में बात करेंगे। शेड्यूल कास्ट के लिए जो एजुकेशन के क्षेत्र में स्टेट द्वारा जो भी पॉलिसीज प्रोग्राम बनाए गए हैं, ग्राउंड पे उनकी क्या रियलिटी है, क्या वो पॉलिसीज का जो इनिशिएटिव है और जो गोल है क्या वो सक्सेसफुल हुआ है, या प्रैक्टिकल में अगर हम देखें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का जो गैप है, क्या लैक है, क्या प्रॉब्लम्स है पॉलिसी एंड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे, कि अगर हम उसमें कुछ इनिशिएटिव या कुछ भी सुधार करते हैं जिससे जो गोल का जो लक्ष्य है वो एक्चुअल रूप में जो ग्राउंड पे मर्जिनल सेक्शन है उन तक पहुंच सके, और वो भी हमारे जो मुख्य
में उनसे आ सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम सभी को पता है कि ह्यूमन बीइंग कितना इंपॉर्टेंट रखता है सोसाइटी के अंदर, कि सोशल कैपिटल जो है ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड करती है। जो एजुकेशन है एक की है किसी भी ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए, और एजुकेशन एज एक मेन सेक्टर है जो किसी भी देश के एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट फोकस रखता है। अगर हम देखें तो इंडिया लार्जेस्ट 5th इकोनॉमी बन चुकी है वर्ल्ड की, लेकिन अगर वहीं हम अदर सेक्टर में देखें इकोनॉमी इंडिया का जो डेवलपमेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो उसका जो स्थान है वो 191 स्टेट में से 132 है। इसी की तरह डेवलपमेंट हैप्पीनेस इंडेक्स में देखें या एजुकेशन सेक्टर में देखें तो हम उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं। मेन रीज़न क्या है जो अंडर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है? ऐसा नहीं है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम नहीं बने हैं, सबके लिए पॉलिसीज बनी है, प्रोग्राम्स बने, जैसे सर ने बोला गवर्नमेंट द्वारा नई पॉलिसीज भी लाई गई हैं। बट प्रॉब्लम मुझे लगता है कि मेन है इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर, बिकॉज जो कास्ट एक जो ऐसी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की जो केवल पॉलिसीज लाने से ही इसका सॉल्यूशन नहीं हो जाता। जब तक हम अपनी सोसाइटी में कुछ चेंज नहीं करेंगे, अपने में कुछ चेंज नहीं करेंगे, हम उन कम्युनिटी को एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, तब तक वो चेंज फिलफुल नहीं हो सकता है। इसी के लिए हमें चाहिए कि जो चेंजेस हैं हम सोसाइटी के अंदर लेकर आए। तो जैसे कि हमने बात करी डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, तो मेन जो मेरा फोकस है वो है न्यू लिबरल एरा के अंदर जो चेंजेस आए हैं प्राइवेटाइजेशन के आफ्टर, तो पॉलिसीज़ में क्या चेंज आया है स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है शेड्यूल कास्ट के ऊपर। तो अगर हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में अगर हम बात करें इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, वेलफेयर, डेवलपमेंट के बारे में, तो वी ऑल नो द सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन को बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो डिफाइन करते हैं, जैसे हेनरी सिल्वर है, अमर्त्य सेन है, जिन्होंने अपने अपने तरीके से सोशल एक्सक्लूजन को डिस्क्राइब किया है। एक्सक्लूजन जो है सोसाइटी के किसी भी मेन जो सेक्शन है उससे आप किसी सेक्शन को डिप्रीव करते हो, उसको एक्सक्लूड करते हो, चाहे वो रिसोर्सेज पे है, एजुकेशन में है, हेल्थ सेक्टर में, सभी सेक्टर में। इन्हीं जैसे कि हम बात करते हैं कि जो कास्ट जो प्रॉब्लम है शेड्यूल कास्ट या मार्जिनल सेक्शन है, वो इंडिया का एक ऐसा सेक्शन है जो हमेशा हाशिए पर आया है। उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई हैं, उनकी इंक्लूसिव डेवलपमेंट को हमेशा प्रमोट किया गया है। इसी के साथ ही हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमेशा से ही सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के ऊपर हमेशा से बल दिया है। इसी के बारे में अगर बात करें तो अमर्त्य सेन भी डेवलपमेंट को केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में नहीं देखते, बल्कि डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम के रूप में देखते हैं और एक कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में बात करते हैं। हमने पॉलिसीज बनाई है, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया है, बट क्या वो रिजर्वेशन केवल देने से ही पूरा नहीं होता? मेनली उसका उद्देश्य या लक्ष्य होना चाहिए कैपेबिलिटी को एनहेंस करना। क्या वो शेड्यूल कास्ट की कैपेबिलिटी को डेवलप कर पाया है, जिसका गोल था हम लोग अम्बेडकर का जैसा रिजर्वेशन को लाने का? क्या उसका सॉल्यूशन हो पाया है या नहीं हो? आफ्टर अगर हम इंडिपेंडेंस देखें, इतने साल होने के बाद भी हमने रिजर्वेशन की पॉलिसीज को लागू रखा हुआ है। हम सब लोग बोलते हैं रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए, बट क्या गवर्नमेंट और जो सोसाइटी है उन्होंने उस कैपेबिलिटी अप्रोच पर ध्यान दिया है जिसके मेन उद्देश्य के लिए रिजर्वेशन की बात अम्बेडकर द्वारा की गई थी? इसके बारे में अगर हम मेरा हमारा फोकस रहेगा इंडिया के जो पॉलिसीज हैं न्यू लिबरल एरा के अंदर, हम लोग सभी जानते हैं 1991 के बाद हमने एलपीजी की पॉलिसीज को अपनाया है, जिसके कारण प्राइवेटाइजेशन जो है एजुकेशन का प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो खोले जा रहे हैं, इसी के साथ जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं उन्हें प्राइवेट में तब्दील किया जा रहा है, नए नए प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं। इसका मेनली क्या इम्पैक्ट पड़ा है शेड्यूल कास्ट के ऊपर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मेनली ऑब्जेक्टिव है जो मेरे स्टडीज़ का मेनली देखना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से सोशल डेवलपमेंट के साथ लिंक करता है। क्या जो न्यू स्टेट है उसने सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में ध्यान दिया है? क्या उस डेवलपमेंट के अंदर जो हमारा मार्जिनल सेक्शन है क्या हमने उनको इंक्लूड किया है? ये मेन क्वेश्चंस हैं एंड जो ऑब्जेक्टिव है मेरा ध्यान देने का। मेनली जो मैथोलॉजी है मैंने सेकेंडरी सोर्स पर डिपेंड करती है सारी की जो भी केस मैंने स्टडीज़ की हैं। मेनली अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात करें शेड्यूल कास्ट के लिए, तो आर्टिकल्स बहुत सारे हैं जो प्रोविजन 14 आर्टिकल 14, 15, 16, 17 इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल्स हम लोगों को पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। इसी के द्वारा आर्टिकल 15 द्वारा हमने रिजर्वेशन दिया गया है स्पेशली शेड्यूल कास्ट के लिए। इसके साथ ही 104 अमेंडमेंट बिल द्वारा हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी रिजर्वेशन की पॉलिसी को इनहेंस किया है। अगर हम शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करें तो हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है उसका वो 16.6% जो है वो शेड्यूल कास्ट का है। ये सेंसस 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग है। और अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो इंडिया का लिटरेसी रेट 74.4 है, जबकि उसके अंदर शेड्यूल कास्ट का लिटरेसी रेट ओनली 66.7 है। इसके अंदर हमें मेल एंड फीमेल में भी एक अंतर देखने को मिलता है। तो मेन अगर हम बात करें हायर एजुकेशन में शेड्यूल कास्ट कहाँ पे एनहेंस करते हैं, अगर हम टोटल इनरोलमेंट रेट को देखें तो 2020 और 21 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया सर्वे ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो इनरोलमेंट रेट था पूरा
वो 14.15 मिलियन था, जिसके अंदर एससी इनरोलमेंट जो हायर एजुकेशन के अंदर था वो 8.14 मिलियन था। और अगर हम बजट एलोकेशन के बारे में बात करें, बहुत सी पॉलिसीज है जो गवर्नमेंट ने स्पेशली एससी कम्युनिटीज़ के लिए, जैसे फ्री कोचिंग स्कीम है, बुक बैंक स्कीम है, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन है, टैब डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी की तरह से बहुत सारी स्कीम स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं और बजट एलोकेशन भी किया है। अब मेनली हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन जो इंडियन एजुकेशन का हुआ है। हम सब लोग सभी पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के बारे में जानते हैं, जो मेनली इंट्रोड्यूस किया गया 1991 के बाद, जहाँ पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों की ही कॉम्बिनेशन से गवर्नमेंट द्वारा एजुकेशन सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर में तब्दील किए जाने के बारे में बात की जा रही है। बट मेनली इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है शेड्यूल कास्ट के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज मार्जिनल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो मेनली अपने डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन मेनली केवल पब्लिक इंस्टीट्यूट में ही वैलिड है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसे एडिट इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे रिजर्वेशन की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है। बट मेनली अगर हम केसेस के बारे में बात करें तो बहुत सारे, जैसे कि एक उल्लास जो स्टूडेंट है, उन्होंने बोला कि शेड्यूल कास्ट और फैमिली हैज़ बीन मर्डर्ड बाय द न्यू लिबरल फोर्स, बिकॉज न्यू लिबरल फोर्स का हम लोगों को सभी पता है प्राइवेट सेक्टर में इतना ज़्यादा डिपेंड किया जा रहा है, हमने बाहर के इन्वेस्टर को इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिससे जो छोटे जो उद्योग हैं या छोटे लोग हैं जो काम करते हैं उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। और मेनली अगर हम सभी मानते हैं कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग ऐसे सेक्शन से आते हैं जो मेनली क्लास में भी बहुत निम्न स्तर बैंड करते हैं, तो उनकी फैमिली पे जो भी इम्पैक्ट पड़ता है उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके क्लास का इम्पैक्ट उनकी कास्ट और उनकी एजुकेशन पर भी पड़ता है, बिकॉज उनकी फैमिली एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जो फीस है उसे अफोर्ड नहीं कर सकती है। इसी के साथ एक स्टूडेंट किशोर था जो उनकी प्राइवेट, मेनली वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अपनी आईआईटी कर रहे थे, मेनली उन्हें अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस के लिए उनकी फैमिली को जो भी अपने सारी चीज़ें हैं वो बेच कर उनकी फीस पे करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाए, बिकॉज सेकंड सेमेस्टर की फीस भरने के लिए उनके पास इतना पैसा नहीं था जो उसको फीस को भर सके। इसी साथ हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रगल है शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट का, वो इस प्राइवेटाइजेशन जो एलपीजी की पॉलिसीज है उसके द्वारा बहुत ज़्यादा एनहेंस हो चुका है। इसके बारे में मेन बहुत सारे जो हम लोग एक नॉर्मलाइज बना दिया है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को नहीं मिलता। बट फीस की बात की जाए, करिकुलम की एक्टिविटीज़ के बारे में बात की जाए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के बारे में बात की जाए, कपड़ों से लेकर हर चीज़, लैंग्वेज के बारे में हमेशा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अगर हम बात करें एजुकेशन में, अभी हम कंटेम्प्रेरी टाइम में हायर एजुकेशन में हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं। बट हम एक मार्जिनल सेक्शन जो एक स्टूडेंट जो गवर्नमेंट स्कूल से स्टडी करके आता हुआ है, क्या वो इतनी लैंग्वेज में क्या इसे प्रेफरेंस दी जानी चाहिए? नहीं, हमेशा आप एंट्रेंस अगर देखते हैं हायर एजुकेशन के, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाती है। बट अगर आप इक्वालिटी के बारे में बात करें तो उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है आप उनसे उन्हें एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं? तो जो एक्सक्लूजन है इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि हमें वो एक्सक्लूजन ना लगे, एक नॉर्मल प्रोविजन लगता है गवर्नमेंट का। इसी के साथ मेनली सुकुमार सर हैं जिन्होंने बहुत सारी रिसर्च की हुई है आर्टिकल्स के ऊपर। तो एन सुकुमार सर की जो बुक थी, उन्होंने मैपिंग डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन इन इंडिया, जहाँ पर उन्होंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च किया जिसमें उन्होंने रोहित वेमुला सर से भी बात की थी, जिससे उन्होंने बताया कि मेनली मुझे कितनी एक्सक्लूजन फेस करना पड़ रहा है हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर। मेनली जो उनके सुपरवाइजर थे उन्होंने सुपरवाइज करने से मना कर दिया था। इसी के बाद एक और बुक है उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, जिसमें उन्होंने मेनली सेन कुमार जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से बिलोंग करते थे, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। मेनली वो बोलते हैं कि वो ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहाँ पर वो बहुत लो बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी फैमिली उनकी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकती है। बट जब वो यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस देते हैं उन्होंने मेन फोकस किया उनके कि आपको इंट्रोडक्शन अपना इंग्लिश लैंग्वेज में देना होगा और आपको एक प्राइमरी इंग्लिश की एग्जाम जो है क्लियर करना होगा। बट 2 बार फेल हो जाने के बाद उनकी जो फेलोशिप थी वो कैंसिल कर दी गई। तो ये सारे जो डिस्क्रिमिनेशन के पॉइंट हैं, ये बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन के पॉइंट हैं, इसको हम स्किप करके मेनली इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर ऑल। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने मेन प्रॉब्लम पॉलिसीज प्रोग्राम में नहीं, मेन है उनकी इम्प्लीमेंटेशन में। तो मेनली जो रिकमेंडेशन है मेनली यही है कि जो अगर हायर एजुकेशन में हम इंस्टीट्यूट अपना जो हमारा जो पर्सपेक्टिव है, जो सोशल एक्सेप्टेंस है, हमें वो देना जरूरी है सभी लोगों को। इसी के साथ ही SC STs के लिए स्पेशल सेल बनाई जानी चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी आप फोकस कर रहे हैं कि वो इंग्लिश में प्रेफरेंस उनकी अच्छी होनी चाहिए, तो मेनली आप उनको फ्री कोचिंग दी जाए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। इसी के साथ ही उनकी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए भी फोकस किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उनको जो भी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है उनके साथ उनके लिए एक स्पेशल एक्ट बनानी चाहिए इंडियन हायर एजुकेशन सेक्टर में। इसी के साथ ही इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स की स्थापना की जानी चाहिए और गवर्नमेंट को सबसे पहले एक इंक्लूसिव पॉलिसीज का डेवलपमेंट करना चाहिए हायर एजुकेशन के लिए। इसी के साथ ही हम सभी सोसाइटी में भी एक चेंज लाना चाहिए
ताकि हम शेड्यूल कास्ट को भी हायर एजुकेशन में ला सके, बिकॉज एजुकेशन किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी सोसाइटी और नेशन के डेवलपमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इतने बड़े तबके को हम एजुकेशन से बाहर नहीं कर सकते, बिकॉज एजुकेशन पर सबका राइट है और सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है 2 दिन का जो नेशनल सेमिनार था उसका एंड हो चुका है और यहाँ पर शाम के बज चुके हैं 6, नाइट का व्यू होने वाला है। यहाँ पे देखिए व्यू कितना प्यारा हो चुका है। सारी जो लाइट्स हैं अम्बेडकर सेंटर की वो सारी ऑन हो चुकी हैं। सारे प्रोग्राम यहाँ पे ओवर हो चुके हैं। तो हमारा प्रोग्राम भी ओवर होने के बाद हम चलते हैं अपने घर की तरफ। तो इसके साथ ही ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर सेंटर, सारी लाइट्स ऑन हो जाने के बाद। तो यहाँ पर हम निकलते हैं बाहर की तरफ। ये देखिए अम्बेडकर जी की आपको यहाँ पे प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। बहुत प्यारा व्यू था बाहर की साइड से भी। तो आई होप गाइस आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमने आपको विजिट कराया डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो जनपद रोड पर स्ट्रीट है। तो मेनली हम लोगों ने इसमें आपको 2 डेज जो सेमिनार हुआ था सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, उसका व्यू हम लोगों ने कराया। तो आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो इस टाइप की वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस टाइप से किस टाइप की वीडियो एजुकेशन सेक्टर पे देखना चाहेंगे। तो हम उस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय।